आपका हमारे 10 मिनट शो की इस धुरंधर सीरीज में। इस सीरीज के अंदर हम आपको 10 मिनट में वो कंटेंट देंगे जो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला फ्री के अंदर। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और सभी रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, सबसे महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको यहीं पे मिलेगा, केवल और केवल 10 मिनट में। एक टॉपिक 10 मिनट में कंप्लीट हम करेंगे। और आज का टॉपिक रहेगा आपका मुगल कालीन साहित्य। तो इसके अंदर जो है हम एपिसोड 1 लिखा है हमने, मतलब मुगल कालीन साहित्य। इसके बाद कुछ और एपिसोड लेके आएंगे, उसमें दूसरा टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, साथ के अंदर जो है पिछले साल के जो पीवाईक्यू हुए वो हम आपको करवाएंगे, पीवाईक्यूज। ठीक है, उसके बाद जो है आपको ट्रिक्स और शॉर्टकट से आपको याद करने का तरीका भी बताएंगे, और वो सवाल जो बार बार एग्जाम में आते हैं उनके बारे में बताएंगे, ताकि आपको जो है एग्जाम निकालने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी टेक्नीशियन जिसका भी फॉर्म आपने भरा है, तो उसके लिए तैयारी की जुट जाइए। जीके के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मैथ रीजनिंग का भी जल्दी आपको सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। तो रेलवे की तैयारी के लिए आपको कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, बस आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का टॉपिक मुगल कालीन साहित्य। 1 सेकंड, इसको ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपको मुगल साहित्य से मिला है क्या? अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा के तीसरे खंड को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो अबुल फजल का जो अकबरनामा है उसके बारे में सवाल है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बात सीधी सी है कि 10 सवाल आपके पास ये हैं, अभी तक 10 सवाल इस टॉपिक से आए हैं, मुगल काल का जो साहित्य है इससे। तो इसमें हम आपको पहला सवाल है कि अकबरनामा का तीसरा खंड। अकबरनामा के तीसरा खंड मतलब इसके 2 खंड और हैं। ठीक है, तो पहले खंड में जो है अकबर के पूर्वजों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अकबर के पूर्वजों के बारे में बताया गया है। दूसरे खंड के अंदर क्या आएगा कि अकबर के शासनकाल के बारे में बताएगा। तो दूसरे खंड में अकबर के शासनकाल के बारे में बताने वाला है। फिर आपको तीसरा खंड मिलेगा, यानी कि अभी आपको दोबारा लिख देता हूं। पहला पूर्वजों के बारे में है, दूसरा यानी कि पहला पूर्वज मतलब बाबर हुआ, हुमायूं हुआ, उस तरीके से। और दूसरा अकबर के स्वयं के शासनकाल के बारे में है। अकबर का शासनकाल किस तरीके का रहा, उसमें साहित्य को किस प्रकार आगे बढ़ाया गया। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरे के अंदर आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी तीसरे पार्ट को कहते हैं, ना कि अकबरनामा को अकबर आइन ए अकबरी कहते हैं। कई जगह यहाँ पे लिखा मिलता है कि आइन ए अकबरी अकबरनामा का दूसरा नाम है। अकबरनामा का दूसरा नाम नहीं, बल्कि इसका एक भाग है ये। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? तीसरा भाग क्या है? आइन ए अकबरी। ठीक है, किसने लिखी थी अकबरनामा? तो ये लिखी थी अबुल फजल ने। अबुल फजल साहब कौन थे? तो अबुल फजल जो थे अकबर के नवरत्न थे। अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक थे, नवरत्नों में से एक। ठीक है, तो अकबर के नवरत्नों में से एक। अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है अपने सामने कि बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी, जिसके बाद में बाबर नामा के नाम से जाना गया? ठीक है, किस नाम से जाना गया? बाबर नामा। तो ये पेंसिल को थोड़ा सा और मोटा कर लेते हैं ताकि लिखने में अपने को अच्छा दिखे बाद में। फोन में जब देखेंगे आपको तो थोड़ा सा ये क्या दिक्कत आएगी, तो इसमें लिखने में अच्छा कर लेते हैं इसको। हाँ, साथ में देखो, आत्मकथा क्या थी? तुजुक ए बाबरी, इसको बाबर नामा भी कहते हैं। यानी मूल शीर्षक क्या था? तुजुक ए बाबरी। किसने लिखी? खुद बाबर ने लिख दी। ठीक है, बोले यार किराए पे कोई भाड़े पे लेके आएंगे, कोई वो पैसे ज्यादा लेगा तो अपन खुद ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो भाई साहब इसके अंदर क्या है, ये कौन सी भाषा के अंदर है? तो ये चगताई तुर्की। अब ये बाबर खुद भी चगताई तुर्की वो थे, ठीक है, मुसलमान। तो क्या हो गया, चगताई तुर्की भाषा के अंदर इन्होंने ये लिखी। तो ये प्रश्न का उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अब इसके अंदर देखो, बाबरनामा के अंदर है क्या? इसके अंदर जो बाबर ने युद्ध लड़े थे 4, कौन कौन से? बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े? 4 युद्ध लड़े थे। तो उनकी भी एक ट्रिक है, खाना खाया, यानी बाबर आया, पहले खाना खाया फिर पानी पिया। सॉरी, पहले पानी पिया था फिर खाना खाया था, फिर घाघरा गया, फिर चंदेरी गया और घाघरा लेकर आया, इसी तरीके से था। ठीक है, घाघरा, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो पानी पानी से हो गया पानीपत 1526 में। फिर खानवा का युद्ध, खाना से हो गया खानवा, यह आ गया 1527 में। इसके बाद अपने चंदेरी का युद्ध आ गया 1528। ये घाघरा का युद्ध आ गया कौन सा? 1529। और फिर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो 4 युद्ध लड़े, ठीक है, चारों बाबर जीत गया। ठीक है, तो ये इसका वर्णन है यहाँ पे। इसके अलावा जो शुरुआत के दोनों युद्ध थे इसमें बाबर ने एक पद्धति का यूज किया था, कौन सी? तुलुगमा पद्धति। तुलुगमा पद्धति, तो उसका भी विस्तार से वर्णन किस में दिया गया है? तुलुगमा पद्धति का इस ग्रंथ के अंदर दिया गया है। कौन से ग्रंथ के अंदर? बाबर नामा के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुलबदन बेगम जिन्होंने हुमायूं नामा की रचना की थी,
उनका हुमायूं से क्या संबंध था? तो फटाफट से देखते हैं। गुलबदन बेगम की बात, गुलबदन बेगम कौन थी? अकबर की बुआ जी। तो अब बुआ जी को भाई पसंद नहीं था, बोला यार क्या लिखे इसके बारे में, ये कोई ढंग का आदमी तो था नहीं, तो कुछ ऐसे ही लड़कियां छेड़ता फिरता था, बोला कोई इतना कोई खास ताकतवर भी नहीं था, तो ठीक है क्या लिखते हैं। लेकिन अकबर ने कहा, "ले बुआ जी अब थोड़ा, मैं तो जानता नहीं, मैं तो छोटा था उस टाइम, अब तो ये लिख दे कुछ।" तो जो बहन थी किसकी, हुमायूं से क्या संबंध था? बहन का। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा। ठीक है, चौसा का युद्ध किसने लड़ा था भाई? चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, ये किसने लड़े थे दोनों? हुमायूं ने। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। मुगल कालीन साहित्य में प्रयुक्त शब्द इतिवृत्त का मुख्य उद्देश्य क्या है? इतिवृत्त, देखो इसमें क्या है, साम्राज्य का निरंतर जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड, मतलब एक राजा के बाद दूसरा राजा आया, फिर तीसरा राजा, इस तरीके से जो राजाओं का रिकॉर्ड था, राजाओं या शासकों की प्रशंसा व जीवनियों का रिकॉर्ड। ठीक है, या कवि जो खुद की भी यात्रा लिखता था उसको भी मतलब इतिवृत्त की श्रेणी में ही रखा जाता था, का रिकॉर्ड, कि भाई जैसे हुमायूं आया, उसके बाद अकबर आया, उसके बाद जहांगीर आया, तो ये ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में। तो मलिक मोहम्मद जायसी, देखिए ये सभी प्रश्न जो है रेलवे ने पूछे हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं ये भी बता दूंगा कि भाई ये किस किस एग्जाम के अंदर आए, किस किस में नहीं आए, लेकिन बताने से कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि पीवाई क्यू है तो पीवाई क्यू बोल दिया तो बिल्कुल आए ही है किसी न किसी एग्जाम के अंदर। ठीक है, फिर भी आप चाहते हैं तो मैं आपको साथ में बताता चलता हूँ कि भाई ये किस एग्जाम में आया, ये किस एग्जाम में आया। तो अपने अंदर पांचवा नंबर प्रश्न है, तो ये किस एग्जाम में आया? आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट सेकंड 23/1/2021 के अंदर एनटीपीसी का ये प्रश्न है। ठीक है, पद्मावत, पद्मावत आपने मूवी देखी होगी, संजय लीला बंसाली उसके डायरेक्टर थे, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार। और इस ग्रंथ को लिखा किसने था? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी। अब जायसी भाई साहब तो कम से कम 200 साल बाद आए थे उसके, किसके? पद्मावती के। तो ये किसके? शेर शाह सूरी के। शेर शाह सूरी 1540 से 45 के टाइम का था, उस टाइम की बात है ये। शेर शाह सूरी के दरबारी थे। ठीक है, तो इन्होंने लिख दिया कि भाई पद्मावती ऐसे ऐसे इतनी सुंदर थी, ऐसे। पद्मावत ग्रंथ इन्होंने जो वो कहानियां जो लिखी है ना, काल्पनिक है कि सच्ची है पता नहीं, लेकिन इन्होंने लिखी थी वो पूरी, उसी पे फिल्म बनी है पूरी। ठीक है, तो ये कौन सी भाषा के अंदर है? पद्मावत वाला कौन सी भाषा के अंदर है? ये क्यों नहीं चल रहा? तो पद्मावत ग्रंथ जो है वो अवधी भाषा के अंदर लिखा गया। कौन सी भाषा के अंदर? अवधी भाषा में। इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है पद्मावत के अंदर? तो रतन सिंह जो थे, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह, रावल रतन सिंह, उसके और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी, ये थोड़ा सा क्या टेढ़ा आदमी था अलाउद्दीन खिलजी, क्या रतन सिंह की पत्नी जो थी पद्मावती उस पर नजर रखता था। ठीक है, तो ये इनके बीच में, दोनों के बीच युद्ध हुआ, तो खिलजी जीत गया धोखाबाजी करके। तो इसके अंदर क्या हो गया, ये पूरा जो वर्णन किसके अंदर मिलता है? पद्मावत के अंदर, तो ये ध्यान रखना। दूसरा ये भी ध्यान रखना, इस पे जो मूवी बनी थी उसके डायरेक्टर कौन थे? संजय लीला भंसाली, तो ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है मुगल काल के दौरान नहीं लिखा गया था, बल्कि वह प्राचीन फारसी इतिहास से संबंधित है? अब देखो, चार ग्रंथ हैं जिनमें से तीन जो है मुगल काल के होंगे। शाहजहांनामा, शाहजहां तो खुद मुगल था, तो शाहजहांनामा किसने लिखा भाई? शाहजहांनामा किसने लिखा? और अकबरनामा, ये किसने लिखा? ये भी अकबर क्या था? मुगल था। आलमगीर, आलमगीर किसको कहते थे? औरंगजेब को। ठीक है, किसको कहते थे? औरंगजेब को। तो शाहजहांनामा किसने लिखा? इनायत खान ने। ठीक है, अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने, अबुल फजल। ठीक है सर, इसके बाद आलमगीरनामा औरंगजेब का। ठीक है, तो इसने किससे लिखवाया? इसने किससे लिखवाया? तो इसके टाइम केवल एक ही कवि था, कौन था? मिर्जा मोहम्मद काजिम। इन्होंने लिखा था ये कौन सा? आलमगीरनामा। अब शाहनामा, शाहनामा तो किसने लिखा? फिरदौसी ने, लेकिन फिरदौसी तो मुगल काल का नहीं है। फिरदौसी कब का है? तो ये तो महमूद गजनवी के टाइम का है, गजनवी। ठीक है भाई, तो ये तीन तो क्या है? मुगल। ये महमूद गजनवी के टाइम का, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो है फारसी इतिहास से संबंधित है, मुगल इतिहास से नहीं है। ठीक है, तो अगला है अपना, देखो, मुगल सम्राट शाहजहां के दरबार में अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया था? तो ये क्या थे? उसके टाइम पे कविता और साहित्य को बढ़ावा देते थे, ये दोनों कवि थे दोनों, अबू तालिब कलीम और अली कुली सलीम, दोनों यहाँ पे क्या थे? कवि थे। ठीक है, किसके? शाहजहां के दरबार में। ठीक है, शाहजहां के दरबार में। ठीक है, अब जैसे अलग अलग राजा हुए तो उनके टाइम पे वो पूछा जाता है। तो अकबर के टाइम पे क्या था? रस खान थे।
तुलसीदास थे। उसके अलग अलग टाइम, मतलब उसके टाइम पे जो अलग अलग देश के अंदर जो बड़े बड़े कवि हुए उनकी बात कर रहा हूँ मैं। फैजी हुए, वो खुद वहाँ पे दरबार में थे। ठीक है, अबुल फजल है। ये पूछे जाते हैं कि अकबर के टाइम पे थे या कौन से राजा के टाइम पे। तो जैसे यहाँ पे पूछ लिया अभी, ये शाहजहाँ के टाइम पे कौन था? अबू अली कुली सलीम और अबी अबू तालिब सलीम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और भी विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर आपको बताता हूँ, गीत गोविंदम जो मध्यकालीन भारत की एक प्रसिद्ध रचना है, मुख्य रूप से किसके प्रेम और संबंधों का वर्णन करती है? गलती से यहाँ पर टिक हो गया, ये राधा और कृष्ण का है, तो ये हमने टिक नहीं करना था या सॉल्यूशन करना था। चलो कोई नहीं, यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे राधा और कृष्ण के बारे में इन्हें बताया गया है। ठीक है, अब हमें ये नहीं पढ़ना है क्योंकि मेन प्रश्न ये नहीं है। मेन प्रश्न क्या आएगा कि तो गीत गोविंदम है, इसकी टीका किसने लिखी? तो भाई साहब मीरा जी ने लिखी थी। किसने? गीत गोविंदम की टीका किसने लिखी? तो ये मीराबाई ने लिखी थी। ठीक है, वैसे गीत गोविंदम की जो टीका थी वो महाराणा कुंभा ने भी लिखी थी। ठीक है, ये मीराबाई ने लिखी। तो मुख्य जो है एक सेंटर लेवल पे पूछा जाता है मीराबाई का। अब अगला है गीत गोविंदम किसने लिखा था? गीत गोविंदम किसने लिखा था? तो इसमें आएगा जयदेव। जयदेव उनादकट मत समझ लेना आईपीएल वाला, ये कवि थे जयदेव, इन्होंने ये लिखा था। अगला जो अपने सामने प्रश्न है, ये क्विज फॉर्मेट में इसलिए गलती से टच हो गया यहाँ पे। अगला देखिए, 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि हाफिज की रचनाओं का प्रभाव मुगलकालीन कवियों पर भी रहा। हाफिज मुख्य रूप से किस फारसी काव्य शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? देखिए, बात करते हैं 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि हाफिज की रचनाओं का प्रभाव प्रभाव जो है मुगलकालीन कवियों पर रहा। बिल्कुल, हाफिज मुख्य रूप से किस फारसी काव्य शैली के, यानी ये कौन सी चीज के वो थे? तो ये गजलकार थे। ठीक है, हाफिज कौन थे? गजलकार। ठीक है, ये फारसी भाषा के थे। फारसी भाषा के। एक और आपने देखा होगा, अब ये हाफिज तो कौन से 14वीं शताब्दी के थे। ठीक है, अब 19वीं शताब्दी के अंदर एक महान गजलकार हुए। 19वीं शताब्दी के एक महान गजलकार हुए, उनका नाम क्या था? जो उन्होंने शायरियां बोली गई, जो आज भी लोग आशिक बने घूमते हैं, वो बोलते हैं मिर्जा गालिब। आज तक के सबसे महानतम गजलकारों में या शायरों में इनको गिना जाता है, मिर्जा गालिब। तो ये क्या थे? उर्दू, फारसी, दोनों के अंदर महारत इनको हासिल थी। नेक्स्ट है अपना जो नेक्स्ट सवाल है, लास्ट, मुगल प्रशासन का गजेटियर कहे जाने वाले ग्रंथ आईने अकबरी में इनमें से किसका वर्णन नहीं मिलता है? आईने अकबरी के अंदर किसका वर्णन नहीं मिलता है? तो इसके अंदर जो है अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। कैसे होगा? ये दरबारी शिष्टाचार हुआ, साम्राज्य की सांख्यिकी, मुगल सेना का संगठन, ये तो सब बताया जाएगा क्योंकि ये तो अकबर के बारे में है और मुगलों के बारे में है। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर क्या नहीं आएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय। उदय कब हुआ इनका? 1600 ईस्वी के अंदर एक चार्टर जारी किया था महारानी ने, तब वहां पे इंग्लैंड में बनी थी कंपनी, तो भारत में तो बाद में आई थी। तो अकबर जो है उस टाइम पे मतलब ये आए ही थे इंडिया के अंदर, अकबर के शासनकाल के अंदर ही घुसे ही थे इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इनका जिक्र इसके बारे में नहीं है। तो आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरा पार्ट है, ये सबको याद है। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। तो हमारा शो यहीं पे खत्म होता है आज का। थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग गया क्योंकि आज शुरुआत थी। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग वेट करें। नेक्स्ट एपिसोड में कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी आप कमेंट करें, तो हम प्रश्नों को थोड़ा सा घुमाकर भी लेके आते हैं, थोड़ा सा आपको टफ लगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद। आगे से हम आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे।